धीरे धीरे सब शांत हो गया। लगा जैसे मेघा के साथ जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ रुक गया है। उस घटना को अब 2-2.5 महीने बीत चुके थे और सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था। हम उस घटना को भूल भी गए थे, लेकिन मेघा के मन में अब भी डर बना हुआ था और इसी कारण मेरी माँ भी उसकी बहुत देखभाल कर रही थी। मेघा का 6ठा महीना शुरू हो चुका था। एक दिन हम किसी कार्यक्रम के लिए पड़ोस के गांव चले गए थे। वो गांव बहुत दूर नहीं था, बस 5-10 मिनट की दूरी थी। हम वहां गए, कार्यक्रम आदि निपटाया और वापस निकलने लगे। तब रात के 11 बज चुके थे। मैं और मेघा अपनी स्कूटी पर घर लौट रहे थे। तभी मुझे किसी का फोन आ गया। मैंने वही पास में एक लाइट पोल के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी। तब मैं फोन देख रहा था और तभी मेघा को किसी ने आवाज दी, ए बाळ, इकडे ये इकडे। मोबाइल की रिंगटोन के कारण मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया और न ही मुझे कुछ सुनाई दिया, लेकिन मेघा घबराकर मुझे पकड़ने लगी और मुझे कहने लगी, "आओ, आओ।" उसी समय मेरे हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर पड़ा। मैं मोबाइल उठाने ही जा रहा था कि मेघा अचानक स्कूटी से उतरकर आगे की ओर दौड़ पड़ी। वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ पा रही थी, पर मैं हैरान रह गया कि वो अचानक ऐसे क्यों भागी। मैंने फोन अपनी जेब में रखा और स्कूटी आगे बढ़ाकर उसके पास पहुंचा और उस पर चिल्लाने लगा, "पागल हो गई हो क्या? इस हालत में ऐसे भागती हो? हाँ, क्या हुआ?" मेघा की सांस फूल रही थी। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। तभी उसका चेहरा देख मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। मैंने उसे शांत किया, स्कूटी पर बिठाया और जल्दी से घर ले आया। घर आने के बाद मैंने शांति से पूछा, "अब बताओ, इतनी घबरा क्यों गई थी?" वो थोड़ी देर शांत बैठी रही और कुछ देर बाद वो बोली, "जब आपने गाड़ी रोकी तभी मुझे वहीं से एक आवाज सुनाई दी, ए बाळ, इकडे ये इकडे।" वो वही आवाज थी जो मैंने पहले पुल पर सुनी थी, उस बुढ़िया की आवाज। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई और आपको मैं गाड़ी आगे ले जाने को कहने ही वाली थी कि अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे एक पेड़ पर गई। उस पेड़ की डाल पर कोई बैठा था। उसका चेहरा तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन नीचे लटकते हुए उसके 2 पैर दिख रहे थे, हिलते हुए पैर। और वही मेरी हिम्मत टूट गई। मुझे लगा कि वो जो कुछ भी है वो पेड़ से कूदकर मुझ पर झपट पड़ेगा और इसलिए मैं दौड़ पड़ी। मैंने मेघा की बातें शांति से सुनी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं उसे क्या कहूं। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ और अब ये इतने महीनों बाद तीसरी बार हो रहा था। आखिर वो औरत कौन है? वो मेघा को बार बार क्यों दिखाई दे रही है? और वो आखिर चाहती क्या है? ये सब मेरी समझ से बाहर था। उस समय मेरी माँ शांति से सो रही थी, इसलिए मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। तब तक सोसाइटी में मेरे कुछ दोस्त बन चुके थे, पर उन्हें बताऊं या नहीं ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मैंने मेघा से कहा, "तुम शांत होकर सो जाओ, कल देखते हैं।" लेकिन उस रात बहुत सी बातें मेरे दिमाग में घूमती रही और इसलिए मैं ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने वहीं पर रहने वाले एक दोस्त को फोन किया और उससे कहा कि मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। काम से घर जाते समय हम दोनों मिले और साथ में 2 बियर लेकर बैठ गए। मैंने उसे सब कुछ बताया और तब वो बोला, "मेरी माँ ये सब देखती है, मैं उनसे कह देता हूँ, वो कल आ जाएगी।" अगले दिन रविवार था, छुट्टी थी। सुबह 11-12 बजे के बीच मेरा दोस्त अपनी माँ के साथ हमारे घर आ गया। मैंने और मेघा ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। अब ये सारे अनुभव तब तक सिर्फ मेघा को ही हो रहे थे। न मेरी माँ ने कुछ देखा था और न ही मुझे कुछ महसूस हुआ था। मेरी दोस्त की माताजी ने मेघा का हाथ पकड़कर कुछ देर बैठी रही और फिर उन्होंने देवताओं के कुछ मंत्र बोले। फिर उसके बाद उन्होंने मेघा के हाथ में एक धागा बांधा और हमसे कहा, "कुछ दिनों बाद पिठोरी अमावस्या आने वाली है। जिस चौराहे पर तुमने उस बुढ़िया को छोड़ा था वहीं पर उतारा रखना होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा।" हमने उनकी बात मान ली। पिठोरी अमावस्या 5 दिन बाद थी। उस दिन मैंने छुट्टी ली, लेकिन छुट्टी का कोई खास उपयोग नहीं हुआ क्योंकि उतारा तो रात को ही रखना था।
रात हुई। खाना पीना निपटने के बाद वो माताजी फिर हमारे घर आ गई। उन्होंने दरवाजे पर दिया जलाया, घर के पूजा घर में भी दिया रखा और मेघा को वही पूजा घर के सामने बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ में एक नींबू दिया, उस पर मंत्र पढ़कर सिंदूर डाला और कहा कि इसे मेघा के सिर से पैर तक 3 बार घुमाकर उसे वापस दे देना। फिर उन्होंने वही नींबू लिया और मेघा को पकड़ा दिया और बोली, दोनों हाथों से ढककर इसे कुछ देर ऐसे ही पकड़े रहो। फिर उन्होंने एक और नींबू दिया, वही सब कुछ दोहराया गया और उसे भी मेघा के हाथ में रखवाया। लगभग 5 मिनट तक वो माताजी देवताओं का आवाहन करती रही। उनके कहने का मतलब कुछ ऐसा था कि मेघा के पीछे जो भी दुष्ट शक्ति लगी है उसका नाश कर दो, वो ताकत अपनी जगह पर लौट जाए और मेघा की रक्षा हो। और ये सब करने के बाद उन्होंने दोनों नींबू मेघा के हाथ से लेकर मुझे कहा, इस एक नींबू को दरवाजे और चौखट की फाक में दबाकर बाहर रख दो। मैंने ठीक वैसा ही किया। फिर दूसरा नींबू उन्होंने मेघा के हाथ में दे दिया और उसे कहा, अब तुम दोनों जाकर ये नींबू उसी चौराहे में रखकर वापस आओ। बस कुछ बातें ध्यान में रखना, इसे चौराहे के बीचों बीच मेघा के हाथ से रखवाना है। फिर मेघा, तुम इसे बाएं पैर की चप्पल उतारकर अपने पैरों से कुचल देना और याद रखना, नींबू कुचलने के बाद अगर तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे, भले ही वो किसी पहचान वाले व्यक्ति की हो, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे घर लौट आना और जाते वक्त वो दूसरा नींबू भी अपने साथ लेकर जाना। घर के पास आते ही ये दूसरा नींबू नीचे डाल देना और उसके बाद ही घर के अंदर आ जाना। मेघा डरते डरते धीमी आवाज में बोली, क्या ये करना जरूरी है? अगर नहीं करे तो नहीं चलेगा? इस पर माताजी ने आगे आते हुए कहा, नहीं, अब नहीं रोक सकते। हमने देवताओं का आवाहन कर लिया है, वो तुम्हारे साथ है। अगर काम अधूरा छोड़ा तो उन्हें क्रोध आ जाएगा और देवताओं का क्रोध अच्छा नहीं होता। मेघा बात को समझ गई कि अब कोई और रास्ता नहीं है और तब मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों डर रही हो? उसे भी तब अच्छा लगा और हम दोनों उस चौराहे की ओर चल पड़े। अब यह सब मेरे लिए नया था। मैंने पहले कभी ऐसा ना तो सुना था और न ही कुछ किया था, लेकिन मेघा के लिए यह सब करना जरूरी था। जिस चौक की ओर हम जाने वाले थे वहां कोई रोशनी नहीं थी, कहीं भी कोई लाइट भी नहीं थी और इसलिए मन में एक अलग तरह का डर पैदा हो रहा था। देखने में तो वो चौराहा 150-200 मीटर ही दूर था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे जंगल के बीच से गुजरना पड़ेगा। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उस तरफ आगे बढ़े। मेघा पहले से ही बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। बिल्डिंग का कंपाउंड खत्म होते ही चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा। माहौल में एक अजीब सी भयावह गंध भर गई थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और फिर धीरे धीरे चलते हुए हम चौराहे तक जा पहुंचे। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सब और भयानक सन्नाटा था, ऐसा वातावरण कि रोंगटे खड़े हो जाए। मैंने मेघा से कहा, चलो जल्दी करते हैं, जैसा बताया गया है वैसा ही करो। हम चौराहे के बीच में पहुंचे। वहां पर उसने नींबू नीचे रखा और अपने पाँव से चप्पल निकाल दी। उसने नींबू को पाँव से दबाना शुरू किया, लेकिन नींबू दब ही नहीं रहा था। सिर्फ कुछ सेकंड में काम हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 मिनट बीत गया और वो अब भी पूरी ताकत से अपने पैर से नींबू को दबा रही थी। मैंने धीमी आवाज में उसे पूछा, क्या हुआ? तो उसने मुझे कहा, नींबू दब नहीं रहा, ऐसा लगता है जैसे पत्थर हो गया हो। ऐसा कहते हुए उसने पाँव नींबू से हटा लिया और नींबू लुढ़कता हुआ उतार की ओर सड़क के किनारे कहीं चला गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च से उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया था। तभी मेघा घबरा कर बोली, चलो जल्दी, चलो यहाँ से, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन अब भी काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मैं नींबू खोजने के लिए एक कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी सामने अंधेरे से मुझे चूड़ियों की खनक सुनाई दी और फिर एक अजीब डरावनी आवाज आई,
हे बाळा, इकडे ये माझ्याकडे. मी तुझ्या बाळाला सांभाळते. ये इकडे. वो आवाज़ सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई. सामने देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई. मेघा भी और ज़्यादा डर गई. उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया. हम दोनों उल्टे पांव मुड़े और तेजी से घर की ओर चलने लगे. 4-5 कदम ही चले होंगे कि वही आवाज़ फिर से पीछे से आई. वही शब्द,